ओके, हेलो स्टूडेंट। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। ओके, और ये आपका आई थिंक फाइनल लेक्चर होगा शायद। ओके, इसमें हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके रह गए। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का 2 पार्ट रह गया था, और उसके बाद अपन लोग वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, जो गुणांक रहेगा आपका, उसकी बात करेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले अपन इसमें बात करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ एंड लास्ट उसकी बात करेंगे अपन लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब। तो परासरण दाब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे अपन लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो सबसे पहले तो यही समझो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो लेटेस्ट डेफिनेशन के बारे में आप आ जाओ। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हमारी डेफिनेशन कहती है कि व्हेन द वेपर प्रेशर, जब आपका वाष्प दाब लिक्विड फेज का एंड सॉलिड फेज का दोनों का इक्वल हो जाए और जिस तापमान पर हो जाए, उस चीज़ को अपन लोग बोलते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुछ बात समझने वाली कुछ ऐसी है, इसको समझो कि कोई भी लिक्विड होगा, ओके, तो उस लिक्विड को अपन लोगों को किस में बदलना है, सॉलिड में बदलना है। इसी चीज़ को अपन फ्रीजिंग या हिमांक कहते हैं। ओके, तो अपन क्या करेंगे, जब कोई चीज़ लिक्विड फेज में होगी तो उसका वाष्प दाब थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी जो मोशन होंगे, पार्टिकल्स का जो गति होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, वो फ्री होंगे ज़्यादा मूव करने के लिए, मतलब उनकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो त्वरित गति होती है वो उनकी ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? सॉलिड फेज की तुलना में। तो सॉलिड फेज में जो पार्टिकल होंगे उनका थोड़ा बाइंडिंग फोर्स यानी उनके साथ का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए वो मूव करने में थोड़ी कम प्रयासरत रहेंगे इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड। लेकिन यहाँ पे सॉलिड फेज का भी वेपर प्रेशर बनेगा एंड लिक्विड फेज का भी वेपर प्रेशर बनेगा। तो लिक्विड और सॉलिड में जो भी वेपर प्रेशर, जब अपन लोग इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब आपके दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाए, उस फेज को अपन इक्विलिब्रियम या समावस्था बोलते हैं। तो साम्यावस्था पर जब इनका वाष्प दाब आ जाएगा, सॉलिड का और लिक्विड का, तो इस चीज़ को अपन लोग बोलेंगे कि ये अब आपके वाष्प दाब बराबर हो गए हैं, और इस जिस पॉइंट पर हो जाएंगे, जिस टेम्परेचर पर हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं कि ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो चलो मैं थोड़ा इसको ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूँ। आपने एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, अभी आपके पास कोई लिक्विड है, तो ये लिक्विड का जो अपन लोग इसको फ्रीज करेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ओके, कोई सॉलिड रहेगा तो वो सॉलिड का हमेशा नीचे ही रहेगा। तो सॉलिड का जो वाष्प दाब रहेगा उसको थोड़ा अपन लोग, जब वाष्प दाब बढ़ने की बात आती है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा थोड़ा, और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर देगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, इस पॉइंट को अपन लोग बोलेंगे कि ये इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ, तो अभी ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये आपका कब है, ये आपका प्योर स्टेट में है, मतलब जब आपके पास केवल सॉल्वेंट था, जब आपके पास केवल सॉल्वेंट था, मैंने माना कि ए कोई सॉल्वेंट था, तो उसका वेपर फेज में उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज में उसका वेपर प्रेशर यहाँ आके मीट कर रहा है, और इस पॉइंट पे जो मीट कर रहा है उसी को अपन लोग बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी को आप लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ प्योर या टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अपन ने क्या किया, इसमें कोई ना कोई लिक्विड कोई सॉलिड इसमें बी इस सॉल्वेंट में मैंने मिक्स कर दिया। तो इसके बाद ये अपन लोग थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब इसका वाष्प दाब जो यहाँ से शुरू होना था अब वो थोड़ा नीचे से शुरू होगा। जब ये नीचे से शुरू होगा तो ये किस तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ बैक ही जाएगा, और
ये अभी यहाँ कट कर रहा था, अब यहाँ कट करेगा। ओके, तो इसको नीचे से अपन लोग इस तरीके से डाल देते हैं। तो ये रहेगा आपका टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन का, जब आप उसमें बी भी मिक्स कर दे रहे हैं। ओके, अब इन दोनों के पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होगा, इसी गैप को अपन लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ। क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा टी एफ। ये क्यों आया, ये आया इसके वजह से क्योंकि अभी ये प्योर था, और प्योर में अपन ने क्या डाल दिया, बी डाल दिया। जब अपन ने बी डाल दिया तो इसका वाष्प दाब कुछ कम हुआ, और वाष्प दाब कम हुआ तो ये यहाँ मीट करने की बजाय कहाँ मीट किया, यहाँ पे मीट किया। ओके, और यहाँ इसी पॉइंट को बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी एफ रहेगा, वो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल पे रहेगा, डेल्टा टी एफ आपका रहेगा टी ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा आपका डेल्टा टी एफ। और ये डेल्टा टी एफ आया क्यों है, इसकी वजह क्या है, इस डेल्टा टी एफ के आने की वजह है आपकी, इस डेल्टा टी एफ के आने की वजह क्या है। ओके, तो इस डेल्टा टी एफ के आने की वजह है आपका सॉल्यूट डालना। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो भी डेल्टा टी एफ रहेगा। ओके, 1 मिनट रुकना थोड़ा। 1 मिनट। ओके, तो जो आपका डेल्टा टी एफ रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोलल टी पर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एंड एम। प्रोपोर्शनलिटी का जब भी अपन लोग साइन हटाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, और ये कांस्टेंट का नाम होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ पे आप के बी को क्या बोल रहे थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन ये आता भी है, मतलब जो अचीवर सेक्शंस होते हैं उस अचीवर सेक्शंस में इस क्वेश्चन की पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। चलिए, तो उस पर अपन बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि के बी ऑफ वाटर 0.52, मैं अभी यूनिट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और के एफ का जो वैल्यू रहेगा वो 1.86 रहता है। ओके, तो अभी जब आप क्या करेंगे, ये मैंने वाटर का पेयर बताया आपको, ये आप किसी का भी पेयर ले लेंगे, इस पेयर में हमेशा आपको के एफ का वैल्यू के बी के वैल्यू से हाई मिलेगा। के एफ का वैल्यू के बी के वैल्यू से हमेशा हाई मिलता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न छुपा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में अगर आपने करी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो भी और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी विलियन के जोड़े में के एफ का जो वैल्यू यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी जो अवनमन नियतांक होता है वो आपके उन्नयन नियतांक से हमेशा ज़्यादा क्यों होता है किसी भी एक जोड़े का। तो उसका रीजन छुपा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके। ओके, नेक्स्ट देखो, के एफ का जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं उसको देख लो थोड़ा। ओके ओके, तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा आर इंटू डेल्टा टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल ऑफ एफ। सेकेंड जो रहेगा आपका के बी का फॉर्मूला मैं क्या बोला, पिछली चीज़ को, ये यूनिट को याद रखना कि के एफ का वैल्यू के बी से बड़ा होगा। यही इन दोनों फार्मूले में आपका छुपा है, आर इंटू डेल्टा टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल ऑफ बी। ओके, अच्छा, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझो, यहाँ पे आपका मैं प्रूफ करना है मुझे कि के एफ का वैल्यू के बी के वैल्यू से ज़्यादा होता है। अब यहाँ समझो, यहाँ पे आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। ओके, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा टी बी स्क्वायर
बोथ आर कांस्टेंट, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1000 ये भी कांस्टेंट, 1000 ये भी कांस्टेंट। अभी आपका ये LF एंड LV, ये जो मैंने दो लिख रखा है, इस बला का क्या नाम है? LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। फ्यूज़न के दौरान जो गुप्त ऊष्मा, यानी जो वेपर फेज में जो ऊर्जा इस्तेमाल करी जाती है, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। LV, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो वाष्पीकृत करते समय जो गुप्त ऊष्मा आपकी लगती है, उसको बोलते हैं अपन लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वन थिंग दैट इज़ वेरी नोटिसेबल, कि आप जब एक्सपेरिमेंटली इस बात को देखते हैं तो हमेशा LV का वैल्यू LF से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है। यहीं इसका आंसर छुपा हुआ है। अब LV एंड LF जो बोथ वैल्यूज़ हैं, वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी KV की वैल्यू LV से है और KF का वैल्यू LF से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं क्या बोला कि LV का वैल्यू LF से हमेशा एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा रहेगा। आप वहाँ यही स्टेटमेंट लिख के आएंगे कि वैल्यू ऑफ LV यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गुप्त ऊष्मा जो वाष्पीकृत के समय होती है, वो गुप्त ऊष्मा जो फ्यूजन के दौरान होती है उससे हमेशा ज़्यादा होती है। और ये रिलेशन जब LV का वैल्यू हाई होगा, समझो, जब LV का वैल्यू हाई होगा तो KV का वैल्यू कैसा होगा? लो हो जाएगा। जब LF का वैल्यू लो होगा तो KF का वैल्यू हाई होगा। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं, उसमें यही तो मतलब होता है यहाँ। इसलिए हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि KV का वैल्यू हमेशा KF से कैसा होगा? ग्रेटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अचीवर सेक्शन में बहुत अच्छा पॉइंट गेन करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप रट के चलें, इस क्वेश्चन को आप जैसे भी मैनेज करके चलें, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, इसका मतलब होता है परासरण दाब, हिंदी में इसको बोलते हैं परासरण दाब। चलो एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपके घरों में, सबके घरों में चाय बनाई जाती होगी। चाय बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी चाय आप मतलब जैसी प्रिपेयर हुई उसके बाद तुरंत पीने लग जाते हो, नहीं। आप क्या करते हो? एक छलनी लगाते हो। छलनी में क्या करते हो? आप इस चाय को छानने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो आपकी छलनी पे फंस जाते होंगे, और जो सॉल्वेंट वाले पार्टिकल होंगे वो क्या होते हैं? सॉल्वेंट वाले पार्टिकल इसमें से निकल जाते हैं। तो इस छन्नी में पतले पतले पोर्स होते हैं। ओके, इस पोर्स को केमिस्ट्री की भाषा में SPM बोलते हैं। SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अंग्रेजी में तो इसका यही मतलब होता है, और हिंदी में इसका मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब जिससे आधा पार किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल वहाँ से निकल जाए, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या होता है, केवल सॉल्यूट के पार्टिकल निकलते हैं, तो इसी को बोलते हैं अपन लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली। बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। नेक्स्ट, तो अपन लोगों को अभी मैं ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस आपको नहीं समझा रहा हूँ, केवल मैं अभी ये बात समझा रहा हूँ कि अर्ध पारगम्य झिल्ली ऑस्मोसिस का रोल क्या होता है। नेक्स्ट, अपन ने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में अपन ने क्या किया, एक पार्टीशन लगा लिया। ओके, इसमें मैं एक कलाकारी करूँगा। यहाँ पे आपने ब्राइन सॉल्यूशन भर लिया। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl प्लस वाटर, या आप कह सकते हैं कि मैं सी वाटर लेके आया जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे मैंने प्योर वाटर भर लिया। तो प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट तो है नहीं है, उसमें तो केवल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्योर H2O भर लिया, और यहाँ पे भर लिया मैंने सी वाटर। अब सी वाटर में क्या होगा? सी वाटर में थोड़ा NaCl का पार्टिकल होगा, और साथ में क्या होगा? वाटर होगा। ओके, अभी बीच में ये जो मैंने पार्टीशन लगाया है, इस चीज़ को मैं नाम दूंगा, जो पिछली हेडिंग में मैं समझाया आपको, SPM। क्या नाम दूंगा इसको? SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये क्या करेगी? अभी जब इसका प्रेशर इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ सेम होगा, तब होगा क्या? यहाँ तो कंसंट्रेशन कैसा है? हाई है। कंसंट्रेशन कैसा है? हाई है। किसका? सॉल्वेंट का। यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है।
यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तो ऑब्वियसली एक टेंडेंसी होती है कि आपके घरों में, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आपके घरों में क्या होता है, सबके घरों में टंकी रखी होगी। ओके, तो इस टंकी में देखना, एक आप तजुर्बा ये होगा आपका कि आपकी घर की टंकी ये है और आपके पड़ोसी की टंकी ये है। अच्छा, 4-5 दिन से आप 4 बजे नहीं जाग पा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी आपका जाग रहा है। अब वो पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी सुबह सुबह उठ के अपनी पूरी टंकी भर लेता है। अब तुमने सोचा यार 4-5 दिन से हमारे मम्मी पापा तो निमंत्रण करने गए हैं मौसा जी के यहाँ, अभी हमारा टंकी नहीं भर पा रहा है। तो आप एक जुगाड़ कर सकते हैं, ये हमारा जब हम दिल्ली में रहते तब हमने यही किया, आंटी जी की टंकी से 2 साल बिल्कुल बराबर यही करते थे। हमारा एक मित्र था, तो उसने क्या कर दिया था, यहाँ एक सक्शन पाइप लगा दिया था। ओके, मतलब जब तक हमारी टंकी, मतलब आंटी जी की टंकी भरेगी, उसी वाटर के बिल से हमारी टंकी भर जाती थी। ठीक है, तो ये ऐसा होता क्यों था, होता इसलिए था क्योंकि हमारे में रहता था लो कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं कि लो प्रेशर रहता है। यहाँ पे रहेगा हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर को फ्लो होने की टेंडेंसी रहती है। तो सेम चीज़ इसमें होगी। इसमें क्या होगी कि आपकी सी वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन लो है और प्योर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से अर्ध पारगम्य झिल्ली जो मूव कराती है वो NaCl को तो कराएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूट को तो परसिस्ट करती है, सॉल्यूट को तो रोकती है। तो क्या करेगी ये वाटर को नहीं रोकेगी। तो इस तरफ से वाटर इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और the flow, yeah, you can say like that, the tendency of fluency from the higher concentration to lower concentration from the semi permeable membranes। जब किसी चीज़ का बहाव हाई सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ जाए किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। जब भी आपका कोई सॉल्वेंट यानी विलायक हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की मदद से या उसके द्वारा, तो उसको अपन लोग, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया का नाम होता है अपना ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट, अभी अपन को क्या करना है इसमें, अगर मुझे इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बहाव को रोकना है, ओके, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर से कोई प्रेशर डालूंगा कि नहीं डालूंगा। जब ऊपर से मैं प्रेशर डालूंगा तो अब क्या होगा, ये लो कंसंट्रेशन से किस तरफ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से जाएगा। तो यहाँ पे केवल NaCl बच जाएगा, इस वाले पार्टीशन में क्या बचेगा, केवल NaCl। पानी पूरा इस तरीके से आने लगेगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ऑस्मोसिस, लेकिन अभी हमने इसको हाई प्रेशर अप्लाई करके, इस तरफ वाले को हाई प्रेशर अप्लाई करके इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया है। इसी प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ओस्मोसिस। तो आपके घरों में जितने भी RO लगे होते हैं ना, इस RO का फुल फॉर्म ही होता है भाई साहब रिवर्स ओस्मोसिस। तो जिसमें रिवर्स ओस्मोसिस परफॉर्म होती है, मतलब जो आपका हाई सॉल्वेंट रहेगा वो आपका फिल्टर होकर आपके पानी पीने के लिए काम में आ जाएगा, लेकिन जो आपका सॉल्यूट अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक लिया जाता है। अच्छा, तो इसी रिवर्स ओस्मोसिस को कराने के लिए ऊपर से जो अपन प्रेशर दे रहे हैं ना, इस लो कंसंट्रेशन वाले चैम्बर में जो अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी प्रोसेसर्स का नाम होता है, उसी प्रेशर का नाम होता है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा। इसी प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं, इस प्रेशर को बोलते हैं, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आती है, ओके। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को, मतलब इसको बोलेंगे अपन लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर बोले यार भाई इसका फॉर्मूला कहाँ से लाओगे, तो इसका फॉर्मूला लाते हैं अपन लोग आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आइडियल गैस इक्वेशन अपनी होती है PV = nRT। यहाँ P का मतलब होता है प्रेशर, B का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, T का मतलब दुनिया जानती होगी टेम्परेचर, और वो भी केल्विन में। ओके, चलो नेक्स्ट समझो। यहाँ पे अपने पास जो PV = nRT है, उस फॉर्मूले में थोड़ा सुधार कर लेते हैं। अभी ये फॉर्मूला कहीं नहीं गया है, इसको रख लेते हैं N/V/RT। ओके, ये जो प्रेशर है इस P की जगह रख लेते हैं पाई।
पी की जगह क्या रख लेते हैं, पाई। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/B/RT। N/B का मतलब मुझे समझाओ। N का मतलब क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, B का मतलब क्या वॉल्यूम नहीं होता। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी मैं तुमको सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, वो क्या होती है, मोलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो पाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, M/R/T, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू R/T। कहीं कहीं आपको ये सूत्र ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, पाई इक्वल टू CRT। सी का मतलब भी होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो आप चाहे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें भाई साहब, चाहे ये वाला फार्मूला, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, यहीं से निकल के आया है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो आपका 20 मिनट्स का हो गया है, सब्र करें, थोड़ा अपन वेंट ऑफ फैक्टर की और बात कर लेते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में करूं। अच्छा, अभी तो ये मोनोलॉग होगा। चलो मैं 5 मिनट में आपको आइडिया देता हूं कि वेंट ऑफ फैक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा इसके लिए, अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो उस प्रॉपर वीडियो में अपन लोग इस सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ओके, चलो, तो अभी अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मैं समेशन करवाता हूँ आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से फॉर्मूले अपन को इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आप RLBP बोलते हो, वो निकल के आया था एक्स ऑफ बी। क्या निकल के आया था, एक्स ऑफ बी। मतलब क्या, डेल्टा P अपॉन P0 ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। सेकंड क्या निकल के आया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी TB इक्वल टू KB एंड मोलरिटी। तो दो फॉर्मूले आपके हो गए, इसी को मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, यहीं पे चारों लिखने की कोशिश करूँगा। थर्ड को समझो। थर्ड अभी हाल ही में मैंने डिराइव करके बताया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आ जाएगा KFM। एंड फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाई इक्वल टू CR/T। तो ये अभी आपके 4 फार्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बेजा इस्तेमाल करने हैं। तो पहला RLBP, दूसरा डेल्टा TB इक्वल टू KBM, तीसरा डेल्टा TF इक्वल टू KFM, एंड फोर्थ पाई इक्वल टू CRT। अच्छा, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूले हैं, ये आपके बहुत अच्छे लगते हैं जब तक कि किसी सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो, ना तो उसका एसोसिएशन हो और ना ही उसका डिसोसिएशन हो। अगर ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसमें हो गया तो फिर क्या होगा, क्या ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूले आपके वर्क नहीं करेंगे। तो क्या हो उपचार है इसके लिए, इसके लिए होता है कि अपन लोगों को देखना होता है वेंट ऑफ फैक्टर। क्या देखना होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए देखना होता है, उनके लिए देखना होता है जिन कंपाउंड्स में आपका या तो एसोसिएशन हो जाएगा या तो डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने NaCl को डाला किसी सॉल्यूशन में, तो वो क्या किया, Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। तो आपने डाला तो एक था, लेकिन एक Na+ का बना और एक Cl- का बना। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज जो आपने डाली हैं। लेकिन ऑब्जर्व क्या हो रही है, ऑब्जर्व आपकी दो हो रही है। अगर मैं इसको बोलता हूँ I, तो इसको क्या बोलूँगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जर्व्ड कितनी हो रही है, 2, और अपन ने डाला कितना था, 1। तो I का वैल्यू कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो अभी एक बात और इसमें नोटिस करके रखना, तुम इसको छोटा करके बता देता हूँ, इस टॉपिक को अपन डिटेल से अलग से पढ़ाऊँगा मैं, बट ये अभी आपको इंट्रो पार्ट करवा रहा हूँ। ओके, इसको समझो। यहाँ पे जो आपका डिसोसिएशन का केस रहेगा, इस डिसोसिएशन के केस में जो आपका I का वैल्यू मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, यानी जो अपन को सुधार की ज़रूरत है उस सूत्र में, वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। एसोसिएशन के केस में देख लो, एसोसिएशन के केस में क्या किया, तुमने CH3COH डाला, CH3COOH डाला और इसके 2 मॉलिक्यूल डाले, और किस में डाले, बेंजीन में डाले। जब आपने बेंजीन के में 2 मॉलिक्यूल इसके डाले, तो इसका सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी CH3COH
ये अब सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आपने डाले कितने थे, 2, मिल कितना रहा है, 1। आई कितना हुआ, आई का मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्व कितनी हो रही है, 1, और डाली कितनी थी, 2। तो आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगा इन द केस ऑफ, आई का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा इन द केस ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अब इस सूत्र में हमें इस आई की ही सुधार करने की ज़रूरत है। तो नए तरीके से, मतलब जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो नए तरीके से तुम्हारे फॉर्मूले कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे उनको देख लो। जो फर्स्ट फार्मूला आपका रहेगा RLBP, RLBP इक्वल टू रहेगा आई एक्स ऑफ बी। सेकेंड फार्मूला जो आपका रहेगा डेल्टा TB इक्वल टू आई KBM। थर्ड फार्मूला जो रहेगा डेल्टा TF आई KFM। फोर्थ फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा पाई इक्वल टू आई CRNT। तो ये चारों फार्मूले अब जब किसी कंपाउंड में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो आप अब उन पुराने 4 फार्मूलों को भूल जाओ, अब ये नए 4 फार्मूले, और नए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, नए कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला में केवल और केवल आपका मैंने आई को इंक्लूड कर दिया है और कुछ भी नहीं है। ओके, चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा आई कैलकुलेट करना बताता हूँ। 35 मिनट का ही लेक्चर होगा, 26 हो गए हैं, और 4 मिनट वो और 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 9 मिनट लूँगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा आपके। ओके, नेक्स्ट देखो, वेंट ऑफ फैक्टर। अभी मैंने वेंट ऑफ फैक्टर आपको बता तो दिया कि वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, कि जब भी किसी केस में, जब भी किसी कंपाउंड में आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने लगे, जब भी आपके केस में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने लगे तो वहाँ पे अपन वेंट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अपन इसको निकालते कैसे हैं, तो अपन को इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बोलते हैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी DOD की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितना कंपाउंड आपका डिसोसिएट हुआ है और कितना कंपाउंड आपका एसोसिएट हुआ है, उसका कितना पार्ट हुआ है, कितना हिस्सा आपका टूट गया है या कितना हिस्सा डाइमराइज हो गया है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एग्जांपल लिया NaCl का, और ये डिसोसिएशन का केस में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो NaCl को अपन ने डाला और इसमें Na+ और Cl- में इसको ब्रेक होना है। ओके, लेट वी कंसीडर दैट कि इनिशियल पॉइंट पे जब एट टाइम t 0 था, इनिशियल पॉइंट पे इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, इसका कंसंट्रेशन NaCl का कितना होगा, 1। तो अभी ये कितना होगा, 0, और ये कितना हो गया, 0। तो ये वाली जो वैल्यू है अपनी, ये वाली वैल्यू अपनी थ्योरेटिकल है। कैसा है, थ्योरेटिकल। आपने 1 डालना है और उसमें से अभी 0 इसका बना है और 0 इसका बना है। दूसरे पे आ जाओ, एट टाइम t, एट टाइम टी पे मैंने सोचा कि इसका अल्फ़ा पार्ट डिसोसिएट हो गया है, तो टोटल 1 था, अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया है, तो रेस्ट कितना बचा, 1 माइनस अल्फ़ा बचा, मतलब 1 था, अल्फ़ा डिग्री अपना डिसोसिएट हो गया है, तो बचा कितना, रेस्ट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसका जब 1 था और यहाँ 0 है, तो अल्फ़ा अगर यहाँ डिसोसिएट हुआ तो यहाँ बना कितना, यहाँ भी आपका अल्फ़ा बना और यहाँ भी आपका अल्फ़ा बना। ओके, अगर मैं कोई कंपाउंड इस तरीके से ना लूँ, ओके, अगर इस तरीके से ना लूँ, ये अभी डायरेक्ट हो जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं लूँ कि मैंने कोई कंपाउंड A लिया, ओके, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, यही समझ में आ जाएंगी दोनों बातें। मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉरी, मैं इसका जनरलाइज फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो मैंने आपका A पार्ट कोई A लिया, ओके, A लिया, और ये B में मतलब Na लिया था मैंने, An लिया था और Na कंपाउंड इसके बन गए। तो अभी मैंने 1 लिया था, तब ये 0 फॉर्म हुआ था, अभी मेरा 1 माइनस अल्फ़ा चला गया, तो ये N अल्फ़ा बन गया। कितना बन गया, N अल्फ़ा, मतलब N टाइम्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ये डिसोसिएट हुआ है। तो ये तो हो गया इसकी ऑब्जर्व्ड, और ये हो गई इसकी थ्योरेटिकल। अगर मैं यहाँ पे I निकालने की बात करूँगा तो I क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्व क्या है,
1 माइनस एल्फ़ा प्लस 1 माइनस एल्फ़ा और प्लस एन एल्फ़ा अपॉन 1। तो आई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, मैं इसको इस केस को दोबारा समझा दूंगा, परेशान मत होना। तो आई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आई इक्वल टू निकल के आएगा 1, यहाँ माइनस अल्फ़ा था तो मैं इसको एन को इस तरफ बाहर ले लिया, यहाँ क्या बन गया एल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 1, क्या बन गया आई इक्वल टू 1 प्लस एन एल्फ़ा माइनस 1। बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास अभी क्या था, आई इक्वल टू 1 प्लस एन अपन ने कॉमन लिया था एल्फ़ा माइनस 1। एल्फ़ा क्या है, एल्फ़ा ही तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस 1 को अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो आई माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा एन एल्फ़ा माइनस 1। ओके, नेक्स्ट फार्मूले में इसको करूं तो आई माइनस 1 अपॉन एन और प्लस 1 इक्वल टू एल्फ़ा। इस 1 को भी मैंने डायरेक्ट इसी तरह भेज दिया। इसको सूत्र में बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा आई माइनस 1 माइनस एन अपॉन एन इक्वल टू एल्फ़ा, इक्वल टू क्या रहेगा एल्फ़ा। या इस वाले फॉर्मूले को ही आप किस में कर सकते हैं, इस वाले इसमें यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या निकल के आया, आई माइनस 1 माइनस एन अपॉन एन। ओके, या आई माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल टू एल्फ़ा। एल्फ़ा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट अब मैं पीछे वाली स्लाइड में इसका मतलब समझा देता हूँ। इसमें अगर अपन अभी करते हैं तो ये कितना निकल गया था 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा और प्लस एल्फ़ा। तो ये एक एल्फ़ा से एक एल्फ़ा कट जाता, यहाँ क्या बचता 1 प्लस एल्फ़ा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या बन जाता, आई इक्वल टू बन जाता 1 प्लस एल्फ़ा। ओके, अब देखना यहाँ क्या फॉर्मूला निकल के आया 1 प्लस एल्फ़ा। नेक्स्ट वाले में भी यही निकल के आएगा, उसको दिखाता हूँ। यहाँ एन इक्वल टू 2, यहाँ मैं कितना रखूँगा एन इक्वल टू 2। एन इक्वल टू 2 क्यों रखूँगा, क्योंकि NaCl जो था वो 2 पार्टिकल में टूटा था। तो एन का वैल्यू मैं यहाँ पे कितना रख दूँ 2 रख दूँ। तो यहाँ पे जब मैं 2 वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो -1 सॉरी यहाँ पे रखूँ, यहाँ 2 वैल्यू रख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका आई माइनस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा ये 1 है तो आई माइनस 1 और ये प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, अपॉन में भी 2 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा 1 आई प्लस 1 ओके इक्वल टू एल्फ़ा, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा आपका 1 प्लस एल्फ़ा। मतलब ये निकले, हाँ फॉर्मूला क्या हुआ है आई इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा तो ये वही सेम फार्मूला दे देगा 1 प्लस एल्फ़ा आपका। ओके, नेक्स्ट अपन लोग डिसोसिएशन का केस हो गया। अब एसोसिएशन के केस की बात करते हैं। एसोसिएशन के केस में बस इतना फ़र्क है कि आपने ए कंपाउंड यहाँ लिया और यहाँ ये बी लिया, तो यहाँ डाइमराइज का केस अपन को बताना है। तो यहाँ अपन ने एन पार्टिकल लिया था, ठीक है, एन पार्टिकल लिया था और यहाँ पे आपका बी एन बना। ओके, तो यहाँ अपन ने इसका 1 लिया था तब इसका 0 बना था। तो ये आपकी कैसी हो गई, ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। दूसरा क्या लिया था आपने, दूसरा आपने यहाँ पे एट टाइम टी ये इसका डिसोसिएशन हो गया मान लो बीटा। ओके, तो यहाँ बनेगा कितना, यहाँ बनेगा बीटा अपॉन एन। बस इस चीज़ का यहाँ पे याद रखना है। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, आई का वैल्यू निकलेगा बीटा प्लस बीटा बाई एन, ये रहेगा आपका आई का वैल्यू। ओके, तो दोनों चीज़ों को आप बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है इसमें, उसको देखो फर्दर सॉल्व करेंगे तो वही प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाएगी कि एक हौच पौच वाला फार्मूला आपका बन जाएगा। इसलिए बस इस चीज़ को याद रखें। तो 1 माइनस, ओके सॉरी पहले इसको देख लो,
ये रहेगा आपको 1 माइनस बीटा, लेकिन क्या रहेगा 1 माइनस बीटा। तो यहाँ भी फार्मूला बनेगा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन। अगर ये एसो डिसोसिएशन का केस होता तो क्या रहता 1 माइनस एल्फ़ा और एन एल्फ़ा। तो ये केस क्या बन जाता है, यहाँ पे आई की वैल्यू बनती है आपकी क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू बनती है 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एन एल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे ये रहता है आपका डिसोसिएशन का केस, ये रहेगा एसोसिएशन का केस। अब इसमें अगर आपके दो हैं तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 एल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सूत्र निकल के आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 प्लस एल्फ़ा। अगर यहाँ पे दो मतलब 2 का 1 बन रहा है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एन का वैल्यू अगर आप 1 रखना चाहें एसोसिएशन में तो आई 1 माइनस बीटा प्लस बीटा और बाई एन, और एन का वैल्यू कितना रख दे 1। तो बीटा में से बीटा कैंसिल हो जाएगा और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये सिंपल केस है आपके। यहाँ से आप डायरेक्ट इसी फार्मूले का, मैं यही हमेशा इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, मैं कभी भी अंदर वाले फार्मूले इस्तेमाल नहीं करता। तो इस डिसोसिएशन के केस में आई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एन एल्फ़ा, और डिसोसिएशन के केस में हो जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन। ये 2 फार्मूले ही मैं इस्तेमाल करता हूँ और ज़्यादा नहीं करता, और यहीं से सारे क्वेश्चन हो भी जाते हैं। चलो अभी 4 मिनट और, मैं वीडियो को 40 मिनट करता हूँ और इसको अभी मैं एक पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको सबमिट कर दूँगा। इसको समझो कि जब डिसोसिएशन का केस था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही थी, मतलब आई के वैल्यू में पिछली स्लाइड्स में बताया था आई के वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा था, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन मोलर मास घट रहा था। कैसे, आपका NaCl था तो NaCl का क्या होता है 58.5, और ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसका मतलब इसका मास क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो आई की ग्रेटर देन 1 आ रही थी, मतलब यहाँ 1 था और यहाँ 1 1 करके ये 2 हो रहे थे, तो 2/1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो बढ़ रही है, लेकिन मोलर मास क्या हो रहा है, घट रहा है। मोलर मास क्या हो रहा है, घट रहा है। एसोसिएशन के केस में देख लो, एसोसिएशन के केस में आई के वैल्यू लेस देन 1 हो रहा था, लेकिन ये डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज का मतलब इसका एक कंपाउंड से 2 कंपाउंड बन रहे हैं। जैसे आपका क्या होता है AlCl3 होता है तो Al2Cl6 मिलेगा, कहीं आपको BH3 होता है तो B2H6 मिलेगा। बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ये क्यों अपने आप को डाइमराइज करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो आपका ये CH3COH था, ये डाइमराइज हो गया, मतलब इसका डाइमराइज होने से क्या होता है मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। मोलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया है, मोलर मास यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इसके बनते हैं फॉर्मूले, उसी फार्मूले की बात अपन को इसमें करनी थी। तो क्या फार्मूले बनते हैं उसको देखो। आई के वैल्यू क्या होगा, आई के वैल्यू होगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, ये फर्स्ट फार्मूला आपके बहुत काम आएगा। दूसरा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी बढ़ेगी उसका मोलर मास क्या होगा, घटेगा। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहाँ आएगा, नीचे, और थ्योरेटिकल मोलर मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मोलर मास के रेफरेंस में आप बात करेंगे तो थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मैं ये सजेस्ट करूँगा इन 2 फार्मूलों का ही आप इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में। तो थ्योरेटिकल मोलर मास और अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये रह गए आपके 2 फार्मूले जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये लगभग लेक्चर आपका सबमिट हो गया है। इसको मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप इसको देखिए। ये आई थिंक फाइनल लेक्चर है। इसके बाद अगर कोई टॉपिक रहता है या इसमें से कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो अपन लोग नेक्स्ट जो लाइव इंटरेक्शंस होगा अपना, उस लेक्चर में अपन लोग ये सारी चीज़ें रहेंगी जो डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो दोनों चीज़ें रखें और सही से अपने मतलब घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।